नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, आज संसद की कार्रवाई के तीसरे दिन लोकसभा में स्पीकर का चुनाव संपन्न हो गया। आखिरकार वही हुआ जो मैंने अपने डिबेट में कहा था। लोकसभा में ध्वनि मत से राजस्थान के कोटा से चुने गए सांसद ओम बिरला दोबारा स्पीकर चुन लिए गए। एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। बलराम जाखड़ के बाद ओम बिरला का नाम भी उस सूची में शामिल हो गया जो लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने गए, अपना पहला कार्यकाल 5 साल का पूरा करने के बाद। परंपरा के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेता सदन नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को उनके स्पीकर के आसन तक पहुंचाया। परंपरा के मुताबिक सारे सियासी दलों ने बतौर स्पीकर ओम बिरला को नई जिम्मेवारी की बधाई भी दी। दोस्तों, आज की कार्रवाई में स्पीकर के चुनाव में इंडिया ब्लॉक को फिर मुंह की खानी पड़ी। हालांकि ये देखने वाली बात थी कि क्या 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त रहता है या फिर इंडिया ब्लॉक की मांगों पर सत्तारूढ़ विचार करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आज स्पीकर को बधाई देते हुए राहुल और अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा, ये उस बात की वानगी भर है कि आने वाले दिनों में विपक्षी दलों को स्पीकर से क्या उम्मीदें हैं। अखिलेश ने तो एक तरफ से साफ कर दिया कि सदस्यों की बर्खास्तगी से लेकर विपक्षियों के साथ सत्तारूढ़ दल के सांसदों के साथ बगैर भेदभाव के सदन का संचालन किया जाना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नए स्पीकर से कुछ इसी तरह की उम्मीदें जाहिर की। हालांकि नेता सदन ने ओम बिरला की बतौर लोकसभा अध्यक्ष पिछली भूमिका की जमकर सराहना की। दोस्तों, इन सबके बीच आज लोकसभा में स्पीकर ने आपातकाल को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पटल पर रख दी और 2 मिनट का मौन तक संपादित हो गया। आपातकाल को लेकर इस कार्रवाई पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा भी काटा, लेकिन मौन के बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर काफी कुछ संकेत दे दिए। अपने प्रस्ताव में ओम बिरला ने साफ तौर पर आपातकाल को लेकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। कहा, इमरजेंसी अपने साथ ऐसी असामाजिक और तानाशाही की भावना से भरी भयंकर कुरीतियां लेकर आई जिसने गरीबों, दलितों और वंचितों का जीवन तबाह कर दिया। कहा, यह सदन आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा करता है। बहरहाल दोस्तों, अब तो ये तय माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में एनडीए और इंडिया ब्लॉक में रार और देखने को मिलेगी। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं बयान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनः जो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time.
Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. आपने किस तरह से नए स्पीकर का सारे सियासी दल के जो नुमाइंदे थे उन्होंने स्वागत किया, लेकिन बाद में जब आपातकाल पर एक निंदा प्रस्ताव आया तो मामला कुछ पलट सा गया। चलिए, हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिर सी बात है आज की चर्चा काफ़ी गंभीर होने वाली है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे चंचल यादव का। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अनुज शिवहरे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। अनुज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। और राजेश आनंद जी, नमस्कार। हर दिन की तरह चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जाहिर सी बात है आज का दिन काफ़ी अहम रहा। राजेश जी, अलग अलग बयान आए। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि विश्वास पर आधारित सहयोग की भावना और उम्मीद ये कर सकता हूँ कि हमें जनता की आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है पिछले कार्यकाल को लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में निशाना साधने की कोशिश की। उनका आरोप था कि उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अखिलेश यादव का जो बयान था आज के इस कार्रवाई के दौरान, जब ओम बिरला का स्वागत किया जा रहा था, उन्होंने इशारों में बहुत कुछ इशारा कर दिया। एक तो मैं बात जिक्र कर दूं कि मैं जिस सदन में आया हूं उसकी कुर्सी बहुत ऊंची थी, संकेत दिया काफ़ी कुछ। बिना भेदभाव के सदन आगे बढ़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हर दल और सांसद को बराबरी का आप सम्मान देंगे और सांसदों की बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए, ये अखिलेश यादव ने कहा। देश के तीसरे बड़े सियासी दल के रूप में आज अखिलेश यादव वहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज की जो कार्रवाई थी सब कुछ बेहतर चला। पहले तो स्पीकर का चुनाव हुआ, ध्वनि मत से ओम बिरला जी चुन भी लिए गए और एक नया कीर्तिमान भी स्थापित हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बलराम जाखड़ के बाद पहला कार्यकाल 5 साल का पूरा करने के बाद दूसरी बार वो स्पीकर पद पर आसीन हुए, तो एक नया इतिहास तो लिख ही दिया गया। जिस तरह से मोदी पार्ट 3, नेहरू गांधी का एक तरह से कहा जा सकता है कि बराबरी करने वाला एक नया इतिहास रचा गया। लेकिन आपातकाल पर जिस तरह से निंदा प्रस्ताव लाया गया, अचानक माहौल फिर वही शोर शराबे में चला गया। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैं बता दूं, जो रिकॉर्ड की बात आप कर रहे हैं, बलराम जाखड़ से लेकर ओम बिरला के बीच जो रिकॉर्ड बना है, उसके बीच एक कड़ी आई। कड़ी ये आई कि इस बीच जितने भी लोकसभा के स्पीकर हुए, वो या तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो फिर जीत के नहीं वापस आ पाए। ये भी एक कारण रहा कि दोबारा किसी को मौका नहीं मिल पाया। जी, चलिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि टकराव की शुरुआत होने के बाद ही फिर आम सहमति से ये चुनाव संपन्न हुआ और ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बनाए गए। हालांकि विपक्ष ने भूमिका रच ली थी। कल जिस तरीके से माहौल बना था, डिप्टी स्पीकर की डिमांड को लेकर तू मैं शुरू हो गई थी, बयानबाजी शुरू हो गए थे। इसे असंसदीय भाषा होगी, ये ब्लैकमेलिंग कि ब्लैकमेलिंग की शुरुआत हो गई थी कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा तब हम स्पीकर को सहयोग देंगे। तो ये जो नूरा कुश्ती की शुरुआत हुई थी, तो इससे ये लग रहा था कि विपक्ष ने मन बना लिया है कि इस बार वो सशक्त मजबूत विपक्ष बनकर लोकसभा में उभरेगा। पर जब निंदा प्रस्ताव पारित हुआ इमरजेंसी के खिलाफ, जो ही ओम बिरला ने इस पे अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो काफ़ी हंगामा शुरू हुआ। पर 2 मिनट का मौन रखा गया
और विपक्ष का बिखराव भी नज़र आ गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने निंदा प्रस्ताव के समय खड़े होकर मौन में उनके तमाम सांसद शामिल हुए। ये बिखराव की स्थिति थी। हालांकि कांग्रेस के सारे सदस्य बैठे थे। इमरजेंसी एक ऐसा मुद्दा रहा कि उसमें समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक रहे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी, वो भी प्रताड़ित हुए थे। 19 दिन का जेल भी 19 दिन का जेल भी हुआ था। ये एक ऐसा मुद्दा सत्ता पक्ष ने वहाँ संसद में उजागर किया जिससे वहाँ की बिखराव की स्थिति दिख गई कि इमरजेंसी को लेके दो पार्टियां अपनी अपनी अलग मंशा रखती है। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने उम्मीद जताई है और आश्वासन भी दिया है कि सदन चले, क्योंकि दोनों की मंशा है कि सदन चले और जनता की आवाज़ इस बार पुरजोर तरीके से वहाँ रखी जाए। तो अब आगे देखने का ये है कि सत्ता पक्ष किस तरीके से लेती है, क्योंकि अभी डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होता है या नहीं ये सत्ता पक्ष तय करेगी, क्योंकि पिछला कार्यकाल जो हुआ है उसमें डिप्टी स्पीकर का कोई पद नहीं रहा है। हाँ, 16वीं और 17वीं दोनों में डिप्टी स्पीकर नहीं रहा, स्पीकर नहीं रहा, जबकि ये संवैधानिक पद है और जाहिर सी बात है इसीलिए होना चाहिए। सशक्त विपक्षी दल इस बात की मांग करता है। हालांकि देखने वाली बात होती है कि कितना दबाव में सत्तारूढ़ दल आते हैं। बिल्कुल। चंचल जी, भाई बारी आपकी। सुना राजेश जी को आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव आ गया, पारित भी हो गया। बतौर स्पीकर ओम बिरला ने पहला ये प्रस्ताव रखा सदन पटल पर, वो भी आपातकाल को लेकर के। आप लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे और इस निंदा प्रस्ताव जिसका कि लिखत पड़ा था अब लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हो गया कि लोकसभा में ये निंदा प्रस्ताव आया। 1975 में जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, यहाँ बिखराव की स्थिति तो दिखी ना। आप लोग देखते रह गए और निंदा प्रस्ताव सदन पटल पर पारित हो गया। देखिए संजय जी, जैसा बीजेपी का चाल चल पिछले 10 सालों में रहा है, चाल चल चेहरा, आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा 70 साल की बात किया करते थे, आपको याद होगा, हमेशा 70 साल की बात करते थे। कभी वो भविष्य की बात करते हैं तो 50 साल बाद की बात करते हैं, कभी 2047 की बात करते हैं। वो ये उम्मीद भी थी इस तरीके से बीजेपी के लोगों को। देखिए कभी कभी कुछ लड़ाई ऐसी होती है जो लड़नी पड़ती है, उसमें जीत हार नहीं देखी जाती है। और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया और हम विपक्ष में बैठ करके जनता के प्रमुख मुद्दों को हम जो है उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज अच्छा ज़्यादा तब होता जब आदरणीय स्पीकर महोदय आज चुने गए थे, चुनने के बाद कम से कम कुछ सकारात्मक चीज़ों को आज जिक्र करते, कुछ एक ऐसी रूपरेखा रखी जाती, दोनों नेता पक्ष और क्या नाम है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलाकर कुछ ऐसी बातें होती। लेकिन वही जो चाल से चेहरा बीजेपी का है 50 साल पहले वाला। और देखिए आपने देखा और जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत मुस्कुरा करके उन्होंने दबी जुबान में बहुत कुछ कह दिया। और आपने देखा होगा शायद स्पीकर महोदय झेप से भी गए थे, उन्होंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ऐसा फील हो रहा था कि नहीं वो कुछ मतलब झेप रहे हों। आपने देखा भी होगा जब उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कम से कम जितनी नज़र आपकी विपक्ष के ऊपर होती उतनी नज़र आप सत्ता पक्ष के ऊपर रखें। नज़र का भी बात हुई, बहुत सारी बातें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सांसदों की बर्खास्ती होती है, लोगों को बोलने नहीं दिया था, बहुत सारी बातें दबी जुबान में एक बहुत बड़ा संदेश दिया। और किसी भी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा संदेश बहुत काफ़ी होता है। मैं इतनी बात कहूँगा, जो घोषित इमरजेंसी या घोषित इमरजेंसी की मैं आपको बता देता हूँ। आप 50 साल पहले तो चले गए, अभी पिछले 1-2 सालों में जो घटनाएं घटी वो भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं है, वो अघोषित इमरजेंसी नहीं है। आपको पता संजय जी, आपको याद होगा इसे हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों ने जो एक अहंकार के रूप में जो तीनों काले कानून लाए गए, कृषि काले कानून लाए गए, उस अहंकारपूर्ण रवैये के चक्कर में, सरकार के अहंकारपूर्ण रवैये के चक्कर में हमारे किसानों ने 350 से ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे धरना दिया दिल्ली में। उनके ऊपर क्या क्या नहीं किया गया, मतलब लाठी चार्ज से लेकर के बम गोले क्या क्या नहीं किए गए, कितनी सारी कील जैसे दुश्मनों की तरह जैसे उनके साथ व्यवहार किया गया। और 700 जवानों ने शहादत दी। लेकिन तब साहब को समझ में आया कि नहीं, ये तो हम लग रहा है कि 2022 में चुनाव हार जाएंगे। तीनों काले कानून वापस लिए, लेकिन एक बार भी एक शब्द का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि 700 जवानों की शहादत का, जो 700 किसानों की शहादत का, अब मतलब उसके बारे में एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला। आपने देखा होगा इसी हिंदुस्तान के अंदर इन्हीं की पार्टी का एक बिगड़ैल सांसद
जो है जिस तरीके से हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियों ने लगातार धरना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं कुछ सुनने को मिला होगा आपको। यह घोषित इमरजेंसी का ही मामला है। मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, अगर आप मणिपुर की घटना देखें आप, तो मणिपुर की घटना पूरी कितनी भयावह स्थिति थी कि जिनके बारे में हम लोगों ने कई बार डिबेट करी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से आपने पिछले 1 सालों में, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी भी हिंसा जारी वहां पर है, लेकिन सरकार वहां पे सुन नहीं रही है। हमारे बीजेपी के साथी कहते हैं साहब ने तो यूक्रेन में वार रुकवा दिए, लेकिन मणिपुर की वार नहीं रुकवा पाए। तीसरा चौथा आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आप अभी बात हो रही थी सबके सहयोग और समन्वय की बात हो रही थी। आपको याद होगा जब 2016 में नोटबंदी हुई थी संजय जी, तो बताओ किसी भी कैबिनेट के किसी मंत्री से सहयोग समन्वय लिया गया था या विपक्ष को विश्वास में लिया गया था? लेकिन साहब ने निर्णय ले लिया तो ले लिया, और क्या किया आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग मरे, कितनी दुश्वारियां हुई। आपने वो भी वीडियो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जो आम जनता का मखौल उड़ा रहे थे कि भाइयों बहनों घर में शादी है, पैसा नदारत है, भाइयों बहनों अस्पताल में मरीज है, पैसा नदारत है। क्या मजाक बनाया था प्रधानमंत्री जी। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो, अब 50 दिन के बाद जिस चौराहे पे बताना उस चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा। तो ये भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई जो अघोषित इमरजेंसी के ही पार्ट रहे हैं, और इसी हिंदुस्तान के अंदर हमने और आपने देखा भी है। तो ऐसे भी वाकये रहे, 100 से ज्यादा सांसदों को केवल इस बात के निलंबित कर देना कि अपनी आवाज रखना चाहते थे संसद भवन के अंदर, संसद के अपनी बात रखना चाहते थे। अडानी के मुद्दे पे पूरी सत्ता पक्ष के लोग बहिष्कार करते थे। विपक्ष के सारे सांसद चाहते थे कि भाई अडानी मुद्दे पे कम से कम बात हो, जो पूरी दुनिया में थू हुई। और आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार की चर्चा हो हिंदुस्तान की, और पूरे दुनिया में अगर आपने देखा होगा इतनी साख का बट्टा कभी नहीं लगा होगा कि चंदा दो धंधा लो का नारा पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग रहा। संजय जी, ये भी अघोषित इमरजेंसी का एक पार्टी कह सकते हो आप, लेकिन हमारे साहब ने एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने कुछ सुदामा की पोटली वाली बात कही थी, एक उदाहरण से उन्होंने कुछ दिया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपने देखा होगा जिस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन हो, लेकिन जो संसद भवन का उद्घाटन जो है माननीय स्पीकर या माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कराना जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने केवल अपने ही सारे काम करने हैं, उन्होंने अपने किया। चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो, और देखिए राम मंदिर के उद्घाटन में साहब को इतनी जल्दी थी कि आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया, और आज रामलला के ऊपर पानी टपक रहा है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें जो महात्मा लोग हैं वही कह रहे हैं, जो साधु जो मुख्य हमारे वहां पे पुजारी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और आप चले जाओ राम पथ पे, इतने बड़े बड़े गड्ढे, तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में जो है हमको और आपको देखने का मौका दिया है। और आपने एक चीज और बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ड्रामा और नखरे की बात कर रहे थे। आपको याद होगा इसी पिछले ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने जो है ड्रामा शब्द को असंसदीय घोषित करवा दिया था कि आप इस बात का जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। जैसा कि पूरी वानगी आपने देखा होगा पूरे चुनाव के दौरान जो ना जाने क्या क्या बातें हुआ करती। चलिए जी, पहले चरण में अब शिवहरे को मैं शामिल कर लूँ, फिर आशीष के पास आएंगे। आशीष ध्यान से सुनिएगा भाई, जवाब आपसे लिया जाएगा। आशीष भाई ध्यान दे रहे हैं। शिवहरे भाई, आज जिस तरह से सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन आप राहुल गांधी के हाथ में संविधान लेकर के संविधान बचाने का शपथ दिखाने की कोशिश की उन्होंने। अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए, लेकिन 1975 की याद ताज़ा कर दी गई आज लोकसभा के भीतर, और वहाँ की कार्रवाई में भी ये निहित हो गया कि एक निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा पे पारित किया गया था। ओम बिरला ने जो कुछ कहा था इस निंदा प्रस्ताव में, वो आपने सुना होगा संभवतः, उसे दोहराने की आवश्यकता शायद मेरे ख्याल से नहीं है। या अखिलेश जी ने रखा है ये ठीक है, मगर इससे पहले जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो यही आरएसएस ने उसका सपोर्ट किया था। वो और मेरे पे डॉक्यूमेंट से लिखित में है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो ये सब चीजें आज दोहराई जा रही हैं, क्योंकि इसलिए कि देश में संविधान लगातार खतरे में दिख रहा था और है। आज देख लीजिए, अभी इससे पहले मेरे प्रवक्ता महोदय ने बोला था कि मणिपुर की घटना हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महिला पहलवान का मामला हो, तमाम देश के ऐसे कानून भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती इस देश पर लादे गए थे, और उसका विरोध जब हो रहा था सड़कों पे लाखों मतलब हजारों की तादाद में लोग मारे गए, मगर इस सरकार की कानों में जू नहीं रह रही थी। तो संविधान लगातार पार्लियामेंट में दिखाया गया है इस नई सरकार में।
सिर्फ संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव जो था मोदी बनाम संविधान था। तो संविधान के लिए पार्लियामेंट में सभी सांसदों ने लिया है, तो कोई बुराई थोड़ी ना है। संविधान हमारी देश की एक ताकत है, गरीब मजदूर असहाय लोगों की बहुत बड़ी ताकत है संविधान। कोई जब संविधान खत्म हो जाएगा तो गरीब असहाय मजदूर को निरंतर उसका उत्पीड़न ये सरकार करना चाहती थी। और अभी हाल ही में आपने वाकया देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर में लगातार पानी की मतलब एक बारिश की कलई, पूरी अयोध्या की कलई एक बारिश में खोल दी। तो तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में अभी भी लगातार अभी हम घटना से आ रहे हैं कि दो भाइयों ने, सगे भाइयों ने फांसी, पुलिस के उत्पीड़न से फांसी लगा ली। तो लगातार पूरा देश अभी भी थम नहीं रहा है। तो संविधान की बहुत जरूरत है, संविधान का हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान सोच के समझ के देश में बनाया था। अनुज, यही तो सवाल है ना कि आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो और सत्तारूढ़ दल ने लोकसभा में एक निंदा प्रस्ताव ला दिया जिसमें इंदिरा गांधी को याद किया गया जब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। तो आपके हाथ में संविधान, उसका काट, ये निंदा प्रस्ताव ही तो है। इस बात को तो समझना पड़ेगा ना। वहाँ संसद में समझ ही में नहीं आया किसी के, क्योंकि संसद की कार्रवाई जब चल रही थी तो किसी की समझ ही में नहीं आया कि यह हो क्या गया। जी शिवहरे जी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, मैं कह रहा हूं कि जो आप संविधान लहराते हुए संसद में पहुंचे थे 18वीं लोकसभा में, उसी का तो ये काट रहा है ना कि अब लोकसभा की कार्रवाई में इंदिरा के ज़माने में जो 1975 में आपातकाल लगा था उसके लिए निंदा प्रस्ताव निहित हो गया। बीजेपी ने सत्तारूढ़ दल ने इशारों में आपको ये जता दिया कि आप संविधान की बात ना करें, क्योंकि 1975 में जब इंदिरा जी का आपातकाल लगा था उस समय संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। तो इसी आरएसएस में संविधान का उसी जो इमरजेंसी का था उसका इन्होंने सपोर्ट किया था। मैंने आपको अभी अपने बोलने से पहले आपको ये बताया, मेरे पे ऑन डॉक्यूमेंट है कि उस संविधान जब इमरजेंसी लगी, जब जो आप बात कह रहे हैं उसका इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। तो आज ऐसा पार्लियामेंट में जो संविधान दिखाया गया तो इसको इतनी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई क्यों हुई है? चलिए आशीष से जवाब लेते हैं। आशीष, सुना आपने, चंचल की बात भी सुनी और प्रवक्ता कांग्रेस की भी बात सुनी, जवाब दे दीजिए। दोहराने की आवश्यकता तो है नहीं सवाल? नहीं, सवाल दोहराने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन भैया मैं शिवहरे जी की बात जो है वो बहुत कम समझ पाया हूँ। शिवहरे ने बोला कि भाई आपातकाल का संघ ने वो किया था, समर्थन किया था, उसका उनके पास डॉक्यूमेंट है। शिवहरे की बात इतनी, और चंचल ने तो तमाम सवाल खड़े किए, वो आपने सुन ही लिया होगा। चंचल जी की बात तो मैंने सुनी। जवाब दे दीजिए। ऐसा है संजय भाई, मुझे लगता है कि जो भी लोग इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने इमरजेंसी 1975 के बारे में या तो उनको नॉलेज नहीं है कि वो समय क्या था और देश के क्या हालात थे, किस तरीके से इमरजेंसी लगाने का जो एक दुष्प्रभाव पूरे देश के ऊपर पड़ा था, उसको ये सड़क में गड्ढे हैं और पानी टपक रहा है और नाली बह रही है, इनको पता ही नहीं है कि इमरजेंसी में हुआ क्या था 1975 में। मुझे लग रहा है कि हमारे जो भी काबिल हमारे मित्र हैं वो थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में पढ़ कर आए, तब ये बताएं कि अघोषित इमरजेंसी और घोषित इमरजेंसी, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप वाले जो शब्द चलते हैं, मुझे लगता है कि जानकारी आदमी को होनी चाहिए कि 1975 की वो इमरजेंसी थी क्या, उसके बारे में अगर मुझे लग रहा है कि 10% भी इन लोगों को नॉलेज होगा तो इनकी रूह कांप जाएगी कि वो हुआ क्या था, वो मामला क्या था 1975 में, ये क्या ऐसा हुआ था। और हमारी अघोषित इमरजेंसी के बाद में हम 240 सीटें लेकर आ गए अघोषित इमरजेंसी के बाद में, जबकि खाली भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे 240 लाती है। और ये जो संविधान बचा रहे थे, देश बचा रहे थे और दुनिया भर की जाने क्या क्या चीजें बचा रहे थे, पूरा इंडी गठबंधन मिलके 234 सीटें ला पाया।
तो इनको आशीष, इस तो बात तर्क का तो यहाँ भी ध्यान बनेगा होना ना कि चाहिए। उन्हें तर्क तो यहाँ भी बनता है ना कि 1980 के बाद तो इंदिरा ने शानदार वापसी की ना, तब ये तर्क तो आप पे भी लागू हो जाएगा, इंदिरा जी पे भी लागू हो जाएगा। नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर हमारे समय में अघोषित इमरजेंसी होती तो हम हार गए होते ना। हम 1980 के बाद इंदिरा जी की हुई थी, 75 के बाद क्या हुआ था? 75 के बाद क्या हुआ था ये बताइए। अगर हमारे समय में भी अघोषित इमरजेंसी थी तो पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। जी। तो ये कैसी अघोषित है? और शानदार वापसी तो 1980 के बाद आई है। मैं तो इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूँ ना। इमरजेंसी के बाद में देश के जो हालात थे, वो हालात के बारे में मैं फिर कह रहा हूँ, 10% भी अगर इन लोगों को नॉलेज भी होगा ना तो ये कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, नाली खरंजे गड्ढे की बात नहीं करेंगे। इनको पता होना चाहिए कि ये इमरजेंसी थी क्या और देश के क्या हालात बिगड़ गए थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो जो समय था वो बहुत ही देश के लिए बहुत खराब समय था, और उस खराब समय पर जो भी चीजें हुई हमारे देश के साथ में, तो निंदा बनती है और उसमें सबको निंदा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए अगर आज ये कह दे कि पहलवान बेटियां जो हैं उनके साथ में गलत हुआ तो मैं कह दूंगा कि हाँ, अगर वो कोर्ट में चीज आती है या कोई भी एक मुद्दा, अगर ये किसानों की बात करें तो मैं किसानों की शहादत को मैं खुद बोलूंगा कि जो भी कई किसान वहां शहीद हुए वो बहुत गलत हुआ। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कहने के लिए। ये नहीं है कि इमरजेंसी को आप सही ठहराने के लिए आप हमारी अघोषित इमरजेंसी के बारे में नाली खरंजा गड्ढा कहने लगो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो 1975 की जो भी इमरजेंसी थी उसको आप कहीं ना कहीं सही ठहराने में लगे हुए। आप ये कह रहे हैं कि नहीं देखो तुम्हारे समय में भी तो ये हुआ था, तो ये बात नहीं है। आप उस चीज की गंभीरता को समझिए। उस समय के जो हालात थे वो हालात बहुत ही बदतर थे, और आज के जो हालात है उनसे आप कंपेयर मत करिए। ये नाली खरंजा गड्ढे की बात नहीं। चंचल से ले लेते हैं जवाब। चंचल, घोषित और अघोषित इमरजेंसी का फर्क बताया है आशीष ने, क्या आप उसके बाद से सहमत हैं? देखिए एक बात तो मैं बता दूं, शायद अभी आशीष भाई ने अच्छी बात कही, मुझे एक बात अच्छी लगी इनकी कि कम से कम किसानों की शहादत का तो कम से कम इनको गम है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई गम नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी अगर आप देखो एक तरफ से तो आरएसएस के लोगों का मानना था कि इमरजेंसी सही थी। हम लोगों को जहां तक मानना था, श्रद्धेय नेताजी जेल गए और काफ़ी समय जेल में रहे। जहाँ तक आप 18-19 दिन की बात कर रहे हो, मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिन जेल में रहे, शायद 21 महीने जेल में रहे उस दौरान। और आपको बताएं संजय जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अघोषित इमरजेंसी का मैंने ये बताया, जैसे आपने देखा होगा चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, सारी अपने जो है जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कई राज्यों की चुनी हुई सरकारों को तोड़ना। आपको याद होगा जब कोरोना के समय में पूरे देश में आफत हुई थी तो बीजेपी के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार बनवा रहे थे, उसी चक्कर में इन्होंने लॉकडाउन लेट लगाया, आपको याद होगा। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर आपने देख लिया जिस तरीके से जिस पार्टी ने बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया, उसी पार्टी को बीजेपी के लोगों ने तोड़ने का काम किया, उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, आपको याद होगा। मैं इस अघोषित इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा जिस मुख्यमंत्री के लिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी बाकायदा बुकलेट जारी करते हैं कि वाटर स्कैम घोटाला हुआ, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य था, हमने, आपको याद होगा संजय जी, मैं स्पष्ट तरीके से कह देता हूं कि इमरजेंसी गलत थी और उसका गाहे बगाए कई सारे मंचों से, समाजवादी लोगों से लेकर के सबसे बड़ा आंदोलन समाजवादी लोगों ने किया था और उसका विरोध किया था और आज भी विरोध है। आपने देखा होगा जिस तरीके से उस बात को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी भी वो जो है कई बार इस बात को जिक्र भी कर चुके हैं, पूरे देश के जो विपक्ष के नेता है वो कई बार जिक्र कर चुके हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप 50 साल पीछे क्यों जा रहे हो? आप मुझे इतनी बात बता दो कि जो बहुत सारे आपने अपने पिछले 10 साल के जो है काफी कुकृत्य आपने कर रखा है, बहुत सारे काले कारनामे आपने कर रखे हैं इसी हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हो? आप बताओ नोटबंदी की जिम्मेदारी कौन ली? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ देश को? आप बताइए। आपने कहा कि बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएगा, काला धन यहां से वहां आ जाएगा। आपने कहा 15-15 लाख लोग खाते में आ जाएंगे। आप मुझे बताओ कहां गया पैसा वो? और स्विस बैंक में पैसे बढ़ गए लोगों के, और आपने क्या रणनीति बनाई? तो
तो बहुत सारी बातों को लेकर के आपने, मैं नाली खड़ंजे की बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो गाय आप लोगों ने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उसके एक इवेंट बना करके प्रचार किया कि राम को हम ही लेके आए हैं। राम जी पहले थे नहीं और आप ही लोग के लेके आए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और वहां की जनता लोगों ने भी इसका जवाब दिया कि जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार किया वहां पर अयोध्या के अंदर, और आपने देखा हो जिस तरीके राम पथ से लेकर के, अभी बताइए जिस बाउंड्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हो वो बाउंड्री एक बरसात न पार कर पाए, तो भाई आप बताओ क्या कहना चाहेंगे आशीष भाई? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं जानता हूं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, साफ बात रखते हैं, लेकिन गलत दल में हैं, सही जगह आप नहीं हैं। आपकी जगह वो अच्छी जगह होनी चाहिए और बीजेपी के लोगों को सम्मानित भी करना चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब बीजेपी के लोगों का भाई जो अच्छे लोग होते हैं उनको सम्मानित करने का नहीं काम करते हैं। खैर मैं उन बातों पर ज्यादा नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात जरूर है, जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संगोल को लेकर के वहां पे गए, मैं चाहता हूं कि अभी जो प्रधानमंत्री ने शुरुआत जो किया है अपने जब संसदीय दल की मीटिंग थी तो उन्होंने संविधान को माथे लगाया था, तो मैं चाहता हूं जरूर कि कम से कम संगोल की जगह पे ये हमारा संविधान रखा जाए और संविधान का सम्मान हो। संभवतः सांसद आर के चौधरी ने एक पत्र भी लिख दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं आर के चौधरी की बात से अपनी बात को मैं जोड़ते हुए करता हूं कि ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही तंत्र नहीं है कि उस तरीके से पहले राजा महाराजा हुआ करते, संगोल लेकर के पहुंचा करते थे, उसका सम्मान करते थे। प्रधानमंत्री जी वही लाना चाह रहे थे, लेकिन देश की जनता ने पूरा मूड अपना बता दिया। और आशीष भाई इस बात में कोई दो राय नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में कम से कम 40 से 50 सीटें आप लोगों ने जो है 3-5 करके जीत लिया है। खैर अब तो प्रधानमंत्री बन ही गए हैं, चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में बहुत दिन तक मामला चलने वाला नहीं है। 5-6 महीने आप देखिए, अभी बहुत सारे लोगों के मन के अंदर जो है बहुत सारी बातें हैं और आने वाले समय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है राजेश जी भाई, बात तो बनती है ना, कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के देश में उबाल रहा, जीएसटी से लेकर नोटबंदी से लेकर तमाम ऐसे घटनाक्रम रहे। हालांकि उसके सकारात्मक परिणाम भी कुछ नज़र आते हैं। चंचल जी अभी उस बात हम लोग करेंगे तो आलोचना भी करेंगे, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, किसान आंदोलन से लेकर के अगर नीट भर्ती घोटाला से लेकर के 70 परीक्षाओं का निरस्त हो जाना, ये तमाम चीज़ों को लेकर के विपक्षी दल हमलावर तो नज़र आ रहा है। लेकिन आज जिस तरह से बड़े ही चालाकी से जो निंदा प्रस्ताव रखा गया, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी शांत रही, कांग्रेस हंगामा करते रह गए। तो इस मामले में तो कहीं ना कहीं जो नेता सदन है और उनकी जो पूरी टीम है वो बड़े कायदे से कामयाबी हासिल कर लेती है। ये गुगली थी एक प्रकार की। तो ये घोषित अघोषित जो आपातकाल की बात हो रही है 1975 को निश्चित तौर पर ये निंदा है। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, सब ने अलग अलग मंचों से उसकी निंदा की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो अच्छा वक्त देश के लिए नहीं था। लोकतंत्र और संविधान की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गई थी, जो हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि हम लोग उसके बारे में क्या बताएं, क्योंकि उसी आसपास तो हम लोगों का जन्म ही हुआ था। लेकिन जो चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं वो तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय था। लेकिन जो चंचल जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंतित तो करता है ना देश को। जी बिल्कुल। देखिए, संविधान बचाना, संविधान बनाना और संविधान का पालन कराना, यही सरकार की ड्यूटी है। संविधान जिस प्रकार से लेकर 2024 के चुनाव में अभी एक मैसेज चला कि संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में है, संविधान से छेड़छाड़ होगी, संविधान बदल दिया जाएगा, यही सब नैरेटिव जो है ये एक बीजेपी के लिए नुकसानदेह हुआ। और देश की भोली वाली जनता जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनको ये संदेश जो है मतलब आग में घी का काम किया। उन्हें ये लगा कि नहीं, ये संविधान बदल जाने के बाद हम जो वंचित समाज है, जो पिछड़ी दलित और अल्पसंख्यक हैं, वो उनके साथ कुछ न कुछ अन्याय होगा। ये इसका खामियाजा बीजेपी को मिला है कि वो पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई है। ये तो बात सही है। अब रही बात हाथ में संविधान लेकर चलने की, लोकसभा में तो आप संविधान हाथ में लेकर चल रहे हैं, संविधान बचाइए, बहुत अच्छी बात है। और हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होना चाहिए कि वो संविधान की रक्षा करे। पर सवाल आगे चल के भी होता है, जैसे
डिप्टी स्पीकर के मसले पे प्रतिरोध शुरू हुआ। क्या गैर भाजपाई राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जिस भी पार्टी की, मैं कांग्रेस, सपा या किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर भाजपाई या गैर एनडीए की जो सरकार है, वहाँ डिप्टी स्पीकर पद क्या संविधान के तहत या सत्ता पक्ष के या विपक्ष को दिया गया है? इस पे भी एक नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि विधानसभा में आप अपनी अलग रणनीति रखते हैं, लोकसभा में आपकी अलग रणनीति। राजेश जी, कई राज्यों में ये देखने को मिलता है और कई राज्यों में एक ही दल के, सत्तारूढ़ दल के ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर है। इस पे मैंने देखा था। बिल्कुल है ना, ये मिले जुले रूप में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिलता है। तो यही चीज़, इसी चीज़ की है। और पिछला 2 सत्र तो बिना डिप्टी स्पीकर के चला है। प्रतिरोध गतिरोध अभी शुरू हुआ है। अभी सबसे जरूरी चीज़ जो है, जिसका आपने जिक्र किया, इस समय सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी नीट परीक्षा जी, जिसमें 25 लाख छात्र प्रभावित हैं। मैं अभी पिछली डिबेट में भी इस बात का जिक्र किया था कि अब संवैधानिक संस्थाओं के पे आरोप तो विपक्ष लगा ही रहे हैं। मैं तो अब अदालत पे भी थोड़ा बहुत वो करना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के मामले में त्वरित कार्रवाई होती है। कई ऐसे देश के बड़े मुद्दे हुए जिसमें रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और निर्णय हो गए, अदालत बैठी और फैसला हो गया। नीट के मामले में इतना लंबा खींचना, क्या ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये छात्रों के ये परीक्षा ली जा रही है? अब छात्र उग्र नहीं अगर हो रहे हैं तो इसके पीछे ये संविधान बचाने की ही बात हो रही है। छात्रों ने भी अदालत और सरकार यानी संविधान दोनों की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो उन छात्रों की भी सुनी जानी चाहिए। सरकार को सबसे पहले पहल करनी चाहिए। सरकार का गठन हो गया, संसद का गठन हो गया, विपक्ष को भी इस मसले को पुरजोर तरीके से कल की लोकसभा कार्रवाई में उठाना चाहिए। अब यही तो देखने वाली बात है ना कि भाई इंडिया ब्लॉक कितना एक साथ नजर आता है। आज तो साफ तौर पर दिख ही रहा था जो कुछ हुआ। अनुज भाई, एक तरफ कहा जाता है कि बहुमत से सरकार बनती है और सरमत से देश चलता है। अपेक्षा भी यही की गई थी। आवाज आ रही है अनुज? संभवतः अनुज शिवारे हमारे साथ नहीं। आशीष जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन पहले एक सवाल मेरा ले लीजिए कि भाई अपील तो यही की जाती है कि बहुमत से सरकार चलेगी और सरमत से देश चलेगा, लेकिन जो नज़ीर सामने देखने को मिल रही है, यह तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन लोकसभा में फिर होने वाला है। राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम संविधान लेकर के हाथ में आती है, संविधान बचाना है। आप लोग निंदा प्रस्ताव पारित कर देते हो 1975 में और इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर देते हो, जिसको लेकर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कई बार संसद में ये कह चुके हैं कि आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, उनकी तारीफ कर दिए थे। तो ये विचारधारा का बड़ा एक अंतर देखने को मिल रहा है भाई। देखिए, पहले तो मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, आयरन लेडी थी, अच्छी बात है, हम भी कहते हैं आयरन लेडी थी, बिल्कुल थी, और बहुत सशक्त प्रधानमंत्री भी रही हैं। बिल्कुल, इस बात को कौन नकार रहा है जी। देखिए, बात ये नहीं है, अगर रावण बहुत ज्ञानी था, त्रिकालदर्शी था, विद्वान था, सब कुछ सारी उसमें चीजें अच्छी थी, लेकिन कुछ कमियां भी तो थी ना। आप किसी व्यक्ति की क्या कमी नहीं बताओगे कि उसने अपने कार्यकाल में अगर कुछ गलती उससे हुई है, तो आप इस बात को नहीं कह सकते हो ना कि अटल बिहारी जी ने कह दिया था तो अब वो सब उन्होंने उनका सब ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों भाव चलते हैं। अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति के अंदर में होती है। ये इंदिरा गांधी जी को, उनकी शख्सियत को कोई नकार नहीं सकता है। हम सारे लोग उनको मानते हैं कि बहुत सशक्त प्रधानमंत्री रही है, लेकिन जो भी उनके कार्यकाल में गलत चीजें हुई हैं उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये खाली कहकर कि नहीं चूंकि अटल बिहारी जी ने कह दिया था तो वो ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, चंचल भाई ने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं चंचल भाई, और इन्होंने माना इस बात को कि हाँ, जो 1975 की इमरजेंसी थी वो वाकई में निंदापूर्ण थी। उन्होंने इस बात को माना, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद भी देता हूँ।
और चूंकि ये लोग खुद उस इमरजेंसी से जले हुए हैं, इनको भी बहुत कुछ उस इमरजेंसी में झेलना पड़ा आशीष था। मुझको एक याद आता है कि चंचल यादव की सरकार ने तो जो आपातकाल में जो लोग जेल गए थे उनको कुछ सेनानी लोकतंत्र सेनानी का एक कैबिनेट से डिसीजन भी कराया था और उनको पेंशन तक देने की व्यवस्था थी। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो इमरजेंसी थी, ये इमरजेंसी, ये अंग्रेजों, समझ लो जो अंग्रेजों की आजादी के जो लोग थे उनको स्वतंत्रता सेनानी का वो मिला था, तो इमरजेंसी के बाद अगर ये मिला है तो आप समझ लीजिए कितनी गंभीरता इसमें रही होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो चंचल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इसका लिए। दूसरी चीज, अभी हमारे बड़े भाई पत्रकार साहब ने बताया कि नीट की परीक्षा के लिए केजरीवाल के केस में तो तुरंत हो जाता, केजरीवाल के केस में तुरंत नहीं हुआ, उनको 9 समन दिए गए थे और वो एक से डेढ़ साल का अरे कल की घटना लीजिए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का कल का लीजिए, वो पुरानी बातें हो गई। कल से आज तक का जो घटनाक्रम चला है उस पर टिप्पणी प्रकाश डालिए। बात पूरी कर जी, आज्ञा है तो मैं कर लूं कुछ? बिल्कुल आशीष जी बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि केजरीवाल को 9 समन दिए गए थे जिसमें 1 से 1.5 साल का समय लगा था, और उसके बाद में एक बार जब कार्रवाई चालू हुई, उसके बाद में तो फिर कार्रवाई अगर तुरंत भी होने लगती है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि किसी भी केस में आप शुरुआत करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। रही नीट की बात, तो मैं आज आपके चैनल पे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि नीट के ऊपर बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। सरकार की ओर से एक मीटिंग भी हो चुकी है, और मैं आपको ये भी चैनल पे खुलासा कर दूं कि जो छात्र चाहते हैं सरकार वही करेगी। हम छात्रों के साथ में हैं, छात्रों के हितों के साथ में हैं। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि चलिए उस घड़ी का आशीष हम भी इंतजार करेंगे जिससे हम भी स्वागत कर सके और हम बता सके कि हमने मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया है। कि कल ही मीटिंग हुई है, मैं दिल्ली में हूँ, कल ही मीटिंग हुई है और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं छात्रों के भविष्य को देखते हुए, छात्रों के हितों को देखते हुए। लेकिन अभी मेरी बाध्यता है कि मैं उन चीजों को अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा। हमने कई उस पर डिबेट किए हैं और हमें भी लगेगा कि सकारात्मक अगर फैसला होता है तो संभव तो मैं भी गर्वान्वित महसूस कर पाऊंगा हूँ कि जो भी निर्णय आएगा वो छात्रों के भविष्य के हित में ध्यान में रखते हुए वो निर्णय आएगा। अनुज आवाज आ रही है? इसके लिए आश्वस्त रहिए। अनुज आवाज आ रही है? अनुज से संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहे, संपर्क करने की कोशिश की जाए। अगर आप कहें तो मैं पूरी कर लूं। जी जल्दी। हाँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि देखिए, संविधान चलाने वाले लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संविधान को आप सिर्फ मोहरे की तरीके प्रयोग मत करिए। संविधान एक बहुत ज्यादा पवित्र चीज है, जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ, मैं अगर हिंदू हूं तो जितना महत्व मेरी रामायण और गीता रखती है, एक मुस्लिम के लिए जितना एक कुरान रखती है, बाइबिल रखती है, जितना ईसाई के लिए गुरु ग्रंथ साहब का जो सिखों के लिए रखती है, इस देश के लिए वो संविधान उतना ही ज्यादा पवित्र ग्रंथ है और उतना ही महत्व रखता है। उसको इस तरीके से आप न्यूज़पेपर की तरीके आप उसको लेकर इस तरीके से घूमने का काम मत करिए, ये शोभा नहीं देता है। आप क्या अपने ग्रंथों को लेकर आप ऐसे घूमते हैं साथ में? मेरा सिर्फ इतना कहना है, संविधान के लिए जो बात करनी है आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से उसका अपमान मत करिए, न्यूज़पेपर की तरीके उसको लपेट कर। भाई आशीष की बात आप सुन रहे थे। संविधान देश का एक अमूल धरोहर है, उसको ऐसे अखबारों की तरह से आप लेकर के इधर उधर न जाएं, उसको अपमानित ना करें। आचरण में हमें लगता है कि सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल दोनों अगर आचरण में सिर्फ संविधान को आत्मसात कर लें तो संभवतः बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। निश्चित तौर से मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि अगर जिस तरीके से विपक्ष के लोग, आज हम लोग संविधान की बात करें, सत्ता पक्ष लोग इस पर ध्यान देकर, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के दौरान संविधान को बदलने की बात करते थे, आपको याद होगा हमारे बगल के संविधान को बदलने की बात करते थे, आपको याद होगा कि भाई 400 सीटें में क्यों चाहिए, भाई इंद्रेश जी का बयान भी आ गया था। आपको याद होगा हेगड़े साहब ने क्या बात करी थी? की बात नहीं हुई
अब आप आशीष भाई आप नहीं नहीं, आशीष जी लल्लू जी का बयान था स्पष्ट कि पूरी 400 बातों को नहीं, रखा लेकिन था कि प्रधानमंत्री भाई हम तो जी ने प्रधानमंत्री क्या बनने के कहा? 272 सीट चाहिए। मैं चंचल भाई एक सेकंड, चंचल भाई एक सेकंड। हाँ मैं कह रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट थे सांसद के, उन्होंने वो बयान दिए, इस बात को मैं मानता हूं कि उन्होंने बयान दिए, लेकिन उसका खंडन प्रधानमंत्री जी ने करा, उसका खंडन अमित शाह जी ने करा। आशीष, तो उस बात को ज्यादा तर्क से तीर निकल गई थी, संभाले नहीं संभला चुनाव में। चलो आगे। हाँ चंचल बोलो। इमरजेंसी की बात हो रही थी। मैं बता दूं एक बात कि श्रद्धेय नेताजी ने बाकायदा कैबिनेट से पास करा करके इमरजेंसी के दौरान जो लोग भी पीड़ित लोग थे संजय जी, पूरे प्रदेश में मेरे माइंड से बात ऐसी पर गई थी, आपने याद दिलाया। मैं रविदास मेहरोत्रा उसके शायद वो संयोजक भी हैं। जी और पूरे मैं बताऊं हमारे कई सारे जानने वाले लोग भी हैं जो इमरजेंसी के दौरान रहे, आज भी उनको पेंशन मिलती है। श्रद्धेय नेताजी ने बाकायदा उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की और उनको जो है उन सम्मानित करने का भी काम किया, और गाहे बगाहे समाजवादी सरकार जब भी बनी सम्मानित करने का काम किया गया। लेकिन अगर हम पूछ लें, आप अभी संविधान की बात कर रहे थे आशीष भाई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है बीजेपी के लोगों ने अनदेखी की है। अगर आपने देखा होगा कि संविधान सम्मत आर्टिकल 93 के तहत डिप्टी स्पीकर का होना बहुत जरूरी है, उसका चुनाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन 2019 से लेकर 24 तक अब बीजेपी के लोग किस अहंकार में थे कि भाई हमको तो किसी की बात सुननी नहीं सुननी है। आप बताओ क्यों नहीं बनाया डिप्टी स्पीकर? आप बताओ ऐसा कोई वाकया अगर आपके संज्ञान में पहले कभी हो तो अहंकार का ही परिणाम रहा है। और आपको बता दें, दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूं, दिल्ली के अंदर बीजेपी के कम सदस्य होने के बावजूद भी आदरणीय केजरीवाल जी ने, पहले चंचल को सुन लो। हाँ, आदरणीय केजरीवाल जी ने वहां पे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया है बीजेपी के लोगों को, लेकिन वहीं पर संसद भवन के अंदर और संसद भाई सदस्य कम थे। मानता हूं कि भाई सदस्य जो एक होता है कि भाई एक ग्राफ होता है कि इतना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, वो उतने सदस्य नहीं थे, वो नहीं बन पाए। लेकिन कम से कम बीजेपी के लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। जब आप एक तरीके से सहयोग और समन्वय की बात करते हैं तो ये बड़ा दिल आपको 10 सालों में नहीं आया। और प्रधानमंत्री जी ने कई सारी बातें रखी उस दिन, मैं सुन रहा था, लेकिन उसका पालन कतई नहीं होना है। और मैं बता दूं एक बात और आशीष भाई, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं। उनका कहीं पे बात कुछ और होती है, करते कुछ और हैं। जैसा कि 10 सालों में आपने देखा होगा, कहे कि मैं रेलवे में चाय बेचा करता था, मैं रेलवे को बेच सकता हूं क्या भाइयों बहनों? उसी की अगली बार ही रेल और पटरी सटरी सब बेच डाला प्रधानमंत्री जी ने। कई सारी ट्रेनों पे अडानी रेल्स लिख के आती हैं, आप देखते होंगे अक्सर करके। तो जो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। जैसे नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर के जो भी, मैं आपको एक और वाकया याद दिलाता हूं आशीष भाई, शायद आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। लैंड एक्विजिशन बिल 2013 बीजेपी और सारे विपक्ष ने मिल करके जब लैंड एक्विजिशन बिल 2013 आया, उसमें जो है कई सारी उसमें अमेंडमेंट भी होना था, उसको विपक्ष के लोगों ने मिलकर किया। और जब लैंड एक्विजिशन बिल 2015 आया, प्रधानमंत्री सदन में लेके आए, वो जो अमेंडमेंट विपक्ष के लोगों ने किया था, बीजेपी के लोगों ने किया था, उन्हीं सब अमेंडमेंट को हटाना चाह रहे थे। जैसे कि भाई कोई जमीन अगर एक्वायर होती है संजय जी, तो 5 साल अगर मान ली कोई अगर उद्योगपति जमीन एक्वायर कर रहा है तो 5 साल के अंदर में ही उसे प्रोजेक्ट को काम करना है, और जिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर कर रहे हो आप वही प्रोजेक्ट बनना चाहिए। इन सब सारी पॉइंट्स को हटाना चाह रहे थे। पूरे देश से आवाज उठी और प्रधानमंत्री जी को पहली बार मुंह की खानी पड़ी, बीजेपी के लोग पहली बार मुंह खानी पड़ी। दूसरा ऐसा वाकया है, जब तीनों काले कानून आए, पूरे देश के किसानों ने आवाज उठाई, पूरे विपक्ष ने आवाज उठाई, आंदोलन किया लोगों ने, और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसकी भरपाई मैं तो चाहता हूं, जैसे लोकतंत्र सेनानी बनाए गए थे, उसी तरीके से आशीष भाई आज इस बात, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप प्रधानमंत्री से कल मिल लीजिए कि बताइए 700 जवानों को शहादत मिली है, उनके परिवारों को पेंशन मिल जाए, अरे उनके किसानों को पेंशन मिल जाए और उनके परिवारों को भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर बीजेपी के लोग बड़े दिल साथ करते हैं तो विपक्ष पूरा साथ खड़ा है, ठीक है, पूरा समन्वय और सहयोग पूरा करेगा। वक्त चूंकि समापन की ओर जा रहा है, आशीष कुछ बोलना चाह रहे थे फिर? हाँ, बस मैं 2 लाइनें बोलूंगा। देखिए संजय भाई, ये पक्ष और विपक्ष 2 लोग होते हैं तो आपस में ये तू मैं चलेगी, सदन में भी देखने को मिलेगा, और ये होना भी चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन मेरा सिर्फ आज की डिबेट चूंकि संविधान के ऊपर है, मैं आज किसी और मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, उसके लिए आप अलग स्पेशल डिबेट रखिएगा, तब मैं सारे एक्यूजेशंस भी बताऊंगा, जो करते हैं रेल बेची है कि नहीं बेची, मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन आज चूंकि संविधान के ऊपर ये डिबेट है, तो मैं सिर्फ एक स्वर से और सारे लोगों के साथ में अपनी दोबारा ये बात मैं कहना चाहता हूं कि संविधान बहुत पवित्र है, उसका इस तरीके से अपमान ना करा जाए। उसके ऊपर सारे लोगों को मिलकर ये बात यहीं पर भी अगर डिबेट में भी है
तो चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों, या फिर कोई हो, संविधान को संविधान का दर्जा दीजिए। सिर्फ दिखावे में नहीं, दिल से उसकी इज्जत करिए। नहीं, मैंने और पहले ही उसको कहा न्यूज़पेपर आशीष की के तरह आचरण में प्रयोग सत्ता पर और विपक्ष दोनों ले आए तो जी। संभवतः बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। राजेश जी, बिल्कुल। जी जो नज़ीर आज पेश हुआ है, जी क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? कल तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, परसों से विधायी कार्य शुरू होना है, बिल्कुल। क्या ताल से ताल मिलेगा क्या? अब ये तो जिस तरीके के तेवर आज देखने को मिले हैं लोकसभा में, निंदा प्रस्ताव और इमरजेंसी का माहौल जो बना है, और साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वहाँ क्रियाकलाप रहा है, ये आने वाले समय में अभी से भविष्य तय कर देना ये उचित नहीं होगा। निसंदेह तकरार होगी, पर साथ साथ ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि एनडीए गठबंधन का तेवर में, उसके तेवर में कोई कमी आएगी। जिस तरह से आज जिस स्पीकर तरीके महोदय ने जिस तरीके से बिल्कुल शोर शराबे के बीच ध्वनि मत से स्पीकर का चुनाव हो गया, निंदा प्रस्ताव आ गया, हुआ और उन्होंने तत्काल उन्होंने सदन को बर्खास्त कर स्थगित कर दिया, सॉरी स्थगित कर दिया। जी चंचल, बहुत जल्दी एक लाइन बोल देता हूँ, बात पे अपने जो मर जाए वीर मर्द कहलाता है, लड़ने वाला काबिल हो, लड़ने का मजा तब आता है। चलिए, बहुत बहुत नहीं, राजनीतिक परिदृश्य पे मैं भी 2 लाइन बता दूं जल्दी कि जरूरत के मुताबिक दुआ बदलते रहे, जो लोग खुद नहीं बदले वो खुदा बदलते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि अंत में जो 2 बातें चंचल जी और राजेश जी की ओर से कहा गया, इनमें एक बात मैं भी जोड़ देता हूँ कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बाकी सत्ता पक्ष और विपक्ष को मोहन भागवत की उस नसीहत को भी याद करना होगा कि सत्ता पक्ष इस गुरूर में नहीं रहे कि हम बहुमत से सरकार बनाए हैं, बल्कि विपक्षी दलों को विपक्षी दलों की हैसियत से देखना होगा। बहरहाल, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, संसद में कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, जो मोदी पार्ट 3 सरकार की भावी जो क्या नीतियाँ होंगी देश के लिए जनहित में, उसकी एक बानगी देखने को मिलेगी। और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि कल द्रौपदी मुर्मू जब संसद के समवेत सदन को अभिभाषित करेंगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में राहुल और अखिलेश और उनकी पूरी टीम है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल भी अपने तरीके से इनके दबाव में फ़िलहाल आता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि किसी भी तरह की लोकतंत्र में शर्त मानने को नेता सदन तैयार नहीं है। बहरहाल, इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर।